हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मेरा नाम है संदीप बिश्नोई और हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। मैं आपको काफ़ी टाइम से इकोनॉमिक्स करवा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब था जब हम किसी देश की एग्रीगेट बात करते हैं, सब मिला जुला के, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब किसी अकेले की बात करते हैं, इंडिविजुअल की, फर्म की, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आज जो हमारे सामने टॉपिक है, जो लास्ट लेक्चर था अपना, उसी का एक्सटेंशन है, ये सेकेंड पार्ट है लेक्चर। और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था पब्लिक फाइनेंस, मतलब जो सार्वजनिक वित्त होता है, यानी सरकार का जो पैसा है उसकी बात कर रहे थे, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरीके से पैसा आता है। तो हमने सबसे पहले तो उसकी नीड पढ़ा और नीड को जस्टिफाई किया बेहतरीन तरीके से। 3 हमने मेजर कारण देखे। एक तो अलोकेशन पब्लिक गुड्स का, प्राइवेट गुड्स हर कोई तक नहीं पहुंच पाते। दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनकम का, जो अमीर है उनसे लेके पैसे गरीबों तक ट्रांसफ़र करना। और तीसरा स्टेबलाइजेशन का, कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसे में जो पब्लिक फाइनेंस, ये जो पैसा है, सरकार क्या करती है, इसको इंजेक्ट करके इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। देन फिर इसके बाद हम लोग आए थे किसके ऊपर, ये हमने यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद हमने गवर्नमेंट का देखा कि आर्टिकल 112 है जो कहता है हर साल उसको एक्सपेंडिचर और इनकम की डिटेल देनी होगी। और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से बजट बनता है, BERB, बजट एस्टिमेट और रिवाइज बजट एस्टिमेट। उसके अंदर प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं। प्लान्ड वो जो किसी पर्टिकुलर स्कीम जो सैंक्शनड है ऑलरेडी पार्लियामेंट के द्वारा, उसके ऊपर है। जो उसके अलावा खर्चे हैं वो सारे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। देन उसके बाद हमने उसके मेजर हेड्स देखे। रेवेन्यू के अंदर भी 2 थे, कैपिटल और रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर के अंदर भी 2 थे, रेवेन्यू और कैपिटल। तो यहाँ पे पहले आया रेवेन्यू के अंदर टैक्स और नॉन टैक्स। इधर हमने कैपिटल में, पूंजीगत में हमने देखा कैपिटल रिसिप्ट का मतलब कोई आपने एसेट सेल किया, सेल ऑफ एसेट, कोई लोन लिया, ठीक है, ये सारे। दूसरी तरफ अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के हैं। और यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या था, खर्चे, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे आप कर रहे हो या रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हो, इस तरह के चीज़ें। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। कौन सी बात करने में ओ भाई उसका नहीं है, उसमें उधर उधर एक ही है उस रूम के अंदर और दोनों रूम के अंदर नहीं है, नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे कोई बच्चे लोग खेल रहे थे, पता नहीं उनकी बॉल ऊपर बालकनी में आ गई, तो बाहर धरना दे दिया उन लोगों ने, बॉल दीजिए बॉल दीजिए, सॉरी। हाँ जी, तो ये इस तरीके से अपन ने पढ़ा था यहाँ तक। अब आगे उसके बाद हमने ये देखा स्टेबलाइजेशन और ये सारा। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? एक्सपेंडिचर और ये कैपिटल और रेवेन्यू में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए आपको दिक्कत। देखिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब अगला मुद्दा हमारे लिए ये है, क्या रोल ऑफ गवर्नमेंट। सॉरी, ये क्या हो रहा है,
बैटरी अब इसकी डिस्चार्ज हो गई। एक मिनट है ना, मैं जब तक बात करता हूँ आपसे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक तो पब्लिक फाइनेंस होता क्या है, ठीक है, फिर उसकी नीड क्या है और किस तरीके से बजट और ये सारा बनता है। अब थोड़ा सा एक बीच में थ्योरी पार्ट पे आते हैं, फिर उसके बाद में वापस बजट वाले पोर्शन पे आऊँगा। तब तक ये पेंसिल इसकी चार्ज हो जाएगी 2 मिनट में। देखिए, रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल क्या है किसके अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर। आपके अगर टॉपिक देखोगे तो उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के अंदर, एक समाज के अंदर गवर्नमेंट का आखिर क्या रोल है, सरकार का आखिर क्या रोल है। तो इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पहली क्लास याद हो तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, दूसरा सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और साम्यवादी या तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। और तीनों के अंदर हमने कहा था, एक किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर 3 मुख्य प्रॉब्लम होती है। पहली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज, संसाधन है वो बहुत सीमित है और हमारी ज़रूरतें हैं जो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में उन सीमित संसाधनों से क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए, क्योंकि ज़रूरत रखने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो ये 3 डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को। हमारा सवाल है यहाँ पे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर गवर्नमेंट आखिर क्या काम करती है। तो मैं जवाब भी दूंगा इस बात का, किस तरीके से मैं जवाब दूंगा, मतलब जो थ्योरीज है जो बताई गई है वो बता रहा हूँ मैं। तो 3 तरीके से आप बात कर सकते हो। हमने वहाँ ढूंढा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर बात करें किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी। क्या होती है पूंजीवादी? ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ सब कुछ मार्केट तय करता है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री कर देती है सारे बिजनेस, प्राइवेट ओनरशिप होती है। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब जैसे यूएसए है, वहाँ के बिजनेसमैन चाहे जो बनाए, चाहे जैसे बनाए, चाहे जिसके लिए बनाए, चाहे हथियार बनाए, चाहे कोई टेक्नोलॉजी बनाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई अनाज है, किसान अनाज उपजाओ या इस तरीके से वो बेसिक चीज़ें बनाओ, हैंडीक्राफ्ट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, खादी बनाओ, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ना गवर्नमेंट कोई प्राइस कंट्रोल करती है, जितने में चाहे जितने में बेचो आप, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो ये होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसको बोलते हैं क्या? फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होता है। गवर्नमेंट सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह काम करती है, मदद करने के लिए होती है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट कोई 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना ऐसा कुछ भी नहीं लाती। तो अगर कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल होगा? सबसे पहले तो जो फ्री मार्केट मैकेनिज्म है, हमने कहा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कैसा मार्केट होता है? फ्री मार्केट होता है। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास कैपिटल है, वो चाहे जो करे। तो पहली चीज़ तो उनका काम होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है। हम बात कर रहे हैं, पहला पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का रोल पढ़ रहे हैं हम सोसाइटी के अंदर। और पहली टाइप की अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उसमें क्या रोल होगा? तो पहला आंसर है इसका कि भाई वहाँ जो फ्री मार्केट है उसको एस्टेब्लिश करना, उसको बना के रखना, कि भाई उस मार्केट को कोई कमज़ोर ना करे, उस मार्केट के ऊपर कोई अपनी इच्छा ना थोपे, उसको फ्री मार्केट की तरह ही प्रमोट करे। दूसरा काम, किसी भी तरह की अगर कंपटीशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं, लोगों को व्यापार करने में दिक्कतें आ रही है फ्री मार्केट के अंदर, तो उनको क्या करना? उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। तीसरा काम क्या करना? अगर लोगों के बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, क्योंकि हमने कहा यहाँ प्राइवेट ओनरशिप है। प्राइवेट ओनरशिप का मतलब सबको अधिकार है कि वो आप चाहे जो पैसा लगाए, चाहे जो चीज़ खरीदे, चाहे जो चीज़ बेचे, चाहे जितने में बेचे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसे में जो ये सबको इक्वलिटी मिली हुई है, बराबर का हक मिला हुआ, अधिकार मिला हुआ है, अगर इसको कोई छेड़खानी करता है तो इस इक्वलिटी को मेंटेन करना भी गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट, एक बात बताइए, क्या फ्री मार्केट में ट्रेड यूनियंस और इस तरह की संस्थाएं होगी या नहीं होगी? इनकी कोई जगह होगी क्या? तो देखिए,
फ्री मार्केट के अंदर इस तरह की चीज़ों की जगह बहुत कम होगी। ट्रेड यूनियंस ये कहाँ होते हैं, जहाँ सरकार क्या करती है, बिजनेसेस को कंट्रोल करती है, एम्प्लॉयों के हितों की बात करती है। यहाँ तो हमने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस बिजनेसमैन तय करेगा, हाउ टू प्रोड्यूस वो चाहे मशीन चाहे लेबर लाए, चाहे लेबर को 10 रुपये दे चाहे 100 रुपये दे, वो उसकी मर्जी, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से वो देगा। अपने यहाँ इंडिया में तो मिनिमम वेजेज होते हैं, 8 घंटे काम करना, ये वो इस तरीके से नहीं, वहाँ सिस्टम क्लियर है, पैसों के बदले आप चाहे जितना काम कीजिए। तो ऐसे में जो ये ट्रेड यूनियंस और इन सब को भी रेगुलेट करना, लिमिट करना, और सबसे लास्ट ये तो हर इकोनॉमी में होता ही है, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, मनी सप्लाई मार्केट के अंदर, इन सारी चीज़ों को क्या करना, रेगुलेट करना। ठीक है, ये किस में होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, पूंजीवादी। दूसरा अगर बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, किसकी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, हम पढ़ रहे हैं क्या, गवर्नमेंट का रोल। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देखिए, सोशलिस्ट का मतलब आपको पता है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी, पूरी तरह कंट्रोल होती है। यहाँ एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी भी होती है, जो सेंट्रली क्या करती है, प्लान करती है पूरी अर्थव्यवस्था को। तो यहाँ गवर्नमेंट जो है कैसा रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट प्ले कॉम्प्रहेंसिव रोल इन ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। देश की जितनी भी आर्थिक व्यवस्थाएं सब के अंदर गवर्नमेंट का रोल होता है। जैसे चाइना और ये आप देखते हो, यहाँ गवर्नमेंट की हर चीज़ के अंदर रोल होता है, टांग अड़ा के रखती है। जैसे प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, हर चीज़ में जो भी नेशन के अंदर हो रहा है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन सबको कंट्रोल करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऐसे में सरकार नॉट ओनली दी ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज अलाउड टू लिमिटेड अमाउंट, मतलब सिर्फ सीमित प्राइवेट प्रॉपर्टी ही अलाउड है, मतलब आपके रहने लायक घर, थोड़ा बहुत खेत, उतनी आपकी निजी संपत्ति हो सकती है। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल अंबानी की तरह इकट्ठा कर रहे हो। तो वहाँ पे सोशलिस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही यही होता है, सब कुछ किसका है, सरकार का है, मतलब सबका इकट्ठा है, किसी का निजी कुछ नहीं है। भाई जो संपत्ति है पूरे देश की है, मतलब सबका बराबर हक है। तो वहाँ जो निजी संपत्ति वाला कॉन्सेप्ट है बहुत लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है, घर तो है ही उसका, पर वो सीमित होता है। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा करके बड़ा फार्म बना लो, ऐसा नहीं। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इज एलिमिनेटेड। वहाँ फ्री मार्केट होता है क्या, नहीं, वहाँ कंट्रोल होता है हर चीज़, प्राइस से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारी चीज़ें, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर यूज करनी, मशीन, सब कुछ कंट्रोल होता है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इज चेंज्ड बाय स्टेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप की जगह किसकी ओनरशिप होती है, स्टेट यानी गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है। इन एडिशन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट प्लान एंड रेगुलेट द ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंट्रली। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को सेंट्रली प्लान किया जाता है। ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक आया है तो रिवाइज करवा रहा हूँ। Moreover, the decision related to production, allocation of resources, employment, pricing, consumption are completely dependent on government or its central planning authority. सारे डिसीजन कौन से, प्रोडक्शन का, कितना उत्पादन करना, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका कैसे अलोकेशन करना है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंजम्पशन कैसे यूज़ करना है, कैसे वितरण करना है, ये सारे डिसीजन कौन लेती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो प्लानिंग वहाँ पे अथॉरिटी होती है, नीति आयोग या वहाँ का जो भी है। ठीक है, वहाँ पे एक इंडिविजुअल के डिसीजन, किसी, जैसे मैं अगर वहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरे डिसीजन टोटली किस पे डिपेंड है, गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर। मैं बिल्कुल फ्रीडम नहीं रख सकता कि मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी व्यापार करूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है, विलोम है किसका, उल्टा है किसका, कैपिटलिस्ट का एग्जैक्ट उल्टा है। कैपिटलिस्ट पूरी तरह से फ्री मार्केट है, ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड मार्केट है। अब तीसरा आता है इंडियन इकोनॉमी, जो कैसी हमने अर्थव्यवस्था चुनी है, मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या फीचर होता है बताओ, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों साथ मिलके चलते हैं, कि भाई प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि आप अपने व्यापार कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट क्या करती है, वो भी कुछ सेक्टर के अंदर बिजनेस करती है, प्लस प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है, उनको फैसिलिटेट करती है, प्लस इनको कंपटीशन देती है, नई टेक्नोलॉजी लेके आती है। तो गवर्नमेंट भी हर सेक्टर के अंदर क्या करती है, मजबूती से अपना
कंपटीशन रखती है। जैसे पोस्ट ऑफिस है तो प्राइवेट कुरियर वाले भी है, इंडियन पोस्ट भी है, वो भी अच्छी सर्विस देता है। ठीक है, एरोप्लेन के अंदर इंडियन एयर इंडिया भी है तो दूसरी प्राइवेट भी है। ठीक है, हर सेक्टर के अंदर आप देख लीजिए, पोर्ट्स हैं, रेलवेज है, रेलवे स्टेशन के मेंटेनेंस है, ये सब अब प्राइवेट कंपनीज को भी दे रहे। तो देखिए, इन मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर इज एनकरेज टू वर्क, प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा देते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्री मार्केट मैकेनिज्म, उसको बिल्कुल फ्री मार्केट देते हैं, अंडर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी आउटलाइन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओवरऑल जो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके तहत ही उनको आज़ादी है। मतलब मैंने आपको बताया था उस दिन कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज होती है, रजिस्ट्रेशन, फिर प्रमोशन की होती है, जैसे भाई SEZ में लगाइए, एक्सपोर्ट कीजिए तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दीजिए तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आप अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है उनके अकॉर्डिंग आपको फ्रीडम है कैसे भी कीजिए, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है। गवर्नमेंट को जिस सेक्टर को बढ़ावा देना होता है वहाँ बेनिफिट ज़्यादा देती है, जिस सेक्टर को रोकना होता है जैसे एल्कोहल, लिकर, पेट्रोल, डीजल, सरकार चाहती है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, अल्कोहल का कम कंज्यूम, तो ऐसे में वहाँ टैक्सेस, ड्यूटीज़ और उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाती है। ऑन दी अदर हैंड, पब्लिक सेक्टर इन मिक्स्ड इकोनॉमी इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। जो पब्लिक यूटिलिटी मतलब जो सरकारी सेवाएं होती है उनको बढ़ावा देने में सरकार लगी रहती है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, सोशलिस्ट के कॉन्सेप्ट पे। तो दोनों हो गए ना भाई, प्राइवेट को तो बढ़ावा दिया किस कॉन्सेप्ट पे कि आप कैपिटलिस्ट की तरह, आपको आज़ादी है, आप कुछ भी बिजनेस कीजिए। गवर्नमेंट काम कर रही है किस तरीके से, सोशलिस्ट को ध्यान में रखते हुए कि भाई सबके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, तो ये होता है रोल किसका, गवर्नमेंट का। फिर देख लीजिए मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो PSUज होती है वो सर्टेन इंडस्ट्रीज में, बिजनेसेस में, जैसे ऑयल इंडिया, कोल इंडिया, HPCL, दे आर कम्प्लीटली ओन्ड, मैनेज एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। In mixed economy, certain laws have been enacted by government to restrict the entry of private entrepreneur in industry reserved for the public sector। जैसे कुछ डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी और ऐसे कुछ कानून भी है जो मना करते हैं कि आप इन सेक्टर के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी। जैसे मैंने बताया था आपको 3 सेक्टर ऐसे हैं, इंडियन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस। अब तो शायद डिफेंस के अंदर भी प्राइवेट अलाउ कर दिया है, पर शायद 100% नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ 6 सेक्टर हैं ऐसे जिनके लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल, एल्कोहल और वो क्या कहते हैं, केमिकल इंडस्ट्री, हैजार्डियस, वो बम विस्फोटक जो होते हैं, वो सारे इनके लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक ओके है। ये क्या था, रोल ऑफ गवर्नमेंट। मैं आपको एक बार फिर से चैप्टर की हेडिंग दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए आप तसल्ली से। देख लिया, पब्लिक फाइनेंस, रोल ऑफ गवर्नमेंट, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। आए जरा, जो बजट था, बजट मतलब एक तरफ रिसिप्ट, एक तरफ क्या है, एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट कैपिटल नेचर की, रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर की और रेवेन्यू नेचर की। जो ये बजट था, ये बजट 3 तरह के हो सकते हैं। एक कहलाता है बैलेंसिंग बजट, एक कहलाता है सरप्लस बजट और एक कहलाता है डेफिसिट बजट। 3 तरह के बजट होते हैं, समझे। बैलेंसिंग बजट का मतलब, बैलेंसिंग बजट का मतलब क्या है, जितनी रिसिप्ट्स है मान लो
1000 की टोटल रिसिप्ट है, और जितना एक्सपेंडिचर है बिल्कुल बैलेंस हो गया, कोई फर्क नहीं, जितनी इनकम हुई उतना ही खर्चा किया। इसको क्या नाम देंगे? बजट कैसा है? बैलेंस करने वाला। भाई जितना आय हो रही है उतना ही हम खर्चा कर रहे हैं। सरप्लस बजट का मतलब होता है जितनी रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है 950, 50 रुपये क्या है अपना सरप्लस। तीसरी चीज आती है डेफिसिट बजट। रिसिप्ट है कितनी? 1000 की, एक्सपेंसेस अपन कर रहे हैं 1200 का, तो 200 रुपये का क्या है डेफिसिट। इसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब एक बात बताइए, नॉर्मली कौन सा होता होगा? ये सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन होती है इंडिया के अंदर बात करें तो देखिए बैलेंसिंग बजट तो पॉसिबल ही नहीं है कि जितना एग्जैक्टली मैच करे। सरप्लस बजट भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया कैसी कंट्री है? एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी समाज जो अभी विकास के रास्ते पे चल रहा है, डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहा है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए आवश्यकताएं ज़्यादा होगी और उसके पास संसाधन क्या होंगे? कम होंगे। तो ऐसे में उसके एक्सपेंसेस हमेशा क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, और उसकी रिसिप्ट जो है हमेशा क्या होगी? कम होगी। तो वो किस में रहेगा? डेफिसिट में रहेगा। सरप्लस में तो वो नहीं रह सकता। तो इंडिया किस कैटेगरी में आता है? नॉर्मली हमारे यहाँ डेफिसिट बजट ही होता है, मतलब जो रिसिप्ट है उससे हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये फिर डेफिसिट का होता क्या है? डेफिसिट कहाँ से लेके आते हैं हम? मतलब इनकम तो 1000 की है, खर्चा अपन ने 1200 का कर दिया, रिसिप्ट तो 1000 की है, तो ये 200 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लाने रहे? कहाँ से फाइनेंस करेंगे? तो इसका सिंपल सा सोर्स है, देखिए, या तो पब्लिक डेप्ट, मतलब इंटरनली जो पैसा उधार ले रही है बैंकों से, आरबीआई से, लोगों से सरकार जो पैसा ले रही है वो। एक्सटर्नल डेट, बाहर से विदेशों से जो लोन लिया जाता है, बाहर से कुछ ग्रांट्स आती है, पैसा ग्रांट के रूप में मदद आती है, ठीक है। हालांकि जैसे जैसे देश डेवलप होता है ये ग्रांट्स कम होती जाती है, लेकिन कुछ पैसा आता है। तो ये मेनली अपने सोर्सेज होते हैं। एक तो ये डेप्ट सोर्सेज है और ये ग्रांट तो बहुत नॉमिनल है। डेट इंटरनल हो सकता है, और एक तो मतलब इंटरनल मतलब अपने देश का ही, एक एक्सटर्नल यानी बाहर का। अब ये डेट है तो इसके ऊपर क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ब्याज तो देना ही पड़ेगा ना भाई। लोन लिया है तो इस पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। अब एक बात बताइए, मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, इधर मैं लिख रहा हूँ रिसीट्स, रेवेन्यू नेचर की, दूसरा कैपिटल नेचर की, ये है 500, ये है 600, दोनों टोटल मिला के 1100 की रिसिप्ट है। इधर बात करें अगर एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू नेचर का, टोटल कितना हुआ? 800 और 600 1400। डेफिसिट कितने का है बताओ? नेट घाटा कितने का है? 300 का। ओके, बताओ इस 300 का घाटा है तो इसको कहीं से तो फाइनेंस करना पड़ेगा। हम क्या लेंगे? डेप्ट लेंगे, लोन लेंगे कहीं से, और लोन लेके क्या करेंगे?
लोन पे ब्याज देंगे, लेकिन उस लोन के पैसे से अपना घाटा पूरा होगा। जो स्कीम्स में जहाँ जहाँ पैसा खर्च करना है वो पूरा खर्च अपन करेंगे। ये एक्सपेंडिचर 1400 का हो गया आपने, तो पूरा तो करना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा। अब एक बात बताइए, कुछ आपको अजीब लगा, गलत लगा इसके अंदर? देख लीजिए, कुछ गलत लगा क्या आपको? ये कुछ भी गलत नहीं लगा, ठीक ही है। 300 रुपये लिए लोन, फिर चुका देंगे अगले साल, जब पैसा आएगा दे देंगे। देखिए, डेट जो होता है वो क्या क्रिएट करता है? हमेशा लाइबिलिटी क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? लाइबिलिटी, यानी आपके ऊपर एक दायित्व होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय तक आपके ऊपर रहता है। उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। ठीक है। अब आपने 300 रुपये उधार लिए बाहर से, और वो 300 रुपये से आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर दी, और इन 300 को आपने क्या कर दिया? मान लो कहीं इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट करने का मतलब, इससे आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। क्या कर दिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कोई रोड बनाई, कोई डैम बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई स्कूल, कैपिटल नेचर का कोई प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा दिया। मतलब आपका क्या जनरेट हो गया? इधर लाइबिलिटी थी, लेकिन उसके कंपैरिजन में इधर आपने क्या जनरेट कर दिया? असेट जनरेट कर दिया। और ये असेट फ्यूचर में आपको क्या देगा? रिटर्न देगा। आप कहोगे स्कूल हॉस्पिटल कौन सा रिटर्न देंगे? तो देखिए, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रिटर्न मिलता है। जैसे अगर रोड बनी, डैम बना, तो इससे देश की इकोनॉमी क्या होगी? मजबूत होगी, और देश की जीडीपी, वहाँ के लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है तो कंट्री के लोगों की इनकम बढ़ती है, और देश की जीडीपी बढ़ेगी तो सरकार का टैक्स और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। कब? जब उस लाइबिलिटी का पैसा गवर्नमेंट ने कहाँ खर्च किया है? कैपिटल एक्सपेंसेस के अंदर, और असेट जनरेट की है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सरकार का रेवेन्यू खर्चा है 800 रुपये का। रेवेन्यू नेचर का खर्चा है कितने का? 800 का रेवेन्यू खर्चा, मतलब सैलरी वगैरह जो डे टू डे रिकरिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इस तरह के। रेवेन्यू इनकम है कितनी? 500 की। तो घाटा जो है वो किस नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का डेफिसिट है। किस नेचर का है? रेवेन्यू। लेकिन उसकी फाइनेंसिंग अपन कहाँ से कर रहे हैं? लोन लेके। ठीक है, लोन लेके, मतलब सैलरी और इस तरह की चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं। क्या कोई असेट जनरेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई असेट जनरेट नहीं हो रहा है। सिर्फ ये अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है। पैसा आया, खर्च हो गया, वो तो। कोई असेट जनरेट हुआ क्या? क्या अगले साल अर्थव्यवस्था में कुछ फायदा नजर आएगा? क्या 5 साल बाद कुछ फायदा नजर आएगा? कुछ नहीं, वो पैसा तो खत्म हो गया। भाई रेवेन्यू नेचर का तो मतलब यही होता है, पैसा आया और गया। ओके, आज जैसे मैं 1 लाख रुपए महीने के कमाता हूँ, सिंपल सा हिसाब है। 1 लाख रुपए मैं खर्च भी करता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने उड़ा दिए कपड़े, खाने पीने के अंदर, इस शौक मस्ती के अंदर। बताओ क्या मुझे कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं। लेकिन उस 1 लाख में से मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ शेयर्स के अंदर, कुछ ज़मीन के अंदर, कोई बिजनेस के अंदर, तो वो पैसा फ्यूचर में, भले आज मैं लोन लेके भी लेके आ रहा हूँ, चाहे 1 लाख के साथ मैं 2 लाख का लोन भी लिया, लेकिन वो कहीं अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो वापस काम आएगा। लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा? तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं क्या? कि आपका जो डेफिसिट है वो किस नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन उसकी फाइनेंसिंग आप कहाँ से कर रहे हो? डेट लेके कर रहे हो। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 नेचर के केस हो सकते हैं, बैलेंसिंग, सरप्लस, और तीसरा डेफिसिट। आगे बढ़े। अब थोड़ा मैं बुक के ऊपर आता हूँ। ये टेबल देख लीजिए एक बार, पूरा कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखिए रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसमें आती है टैक्स और नॉन टैक्स। ओके, फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें इंटरेस्ट का पेमेंट रेवेन्यू नेचर का है, मेजर सब्सिडीज और डिफेंस एक्सपेंडिचर, और इस तरह के जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं। रेवेन्यू में से ये घटा दिया, मतलब 2 नंबर में से, इस एक्सपेंसेस में से रिसिप्ट घटा दी, तो ये क्या आ गया मेरा? रेवेन्यू डेफिसिट। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो था 800 का, और ये है कितना 500 का, तो ये 300 का क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, फिर आते हैं अपन कैपिटल रिसिप्ट। मतलब कैपिटल रिसिप्ट मतलब कैपिटल नेचर की, लोन्स की रिकवरी, जो पीएसयूज को बेच रहे हैं कंपनियां, गवर्नमेंट अपनी बेच के पैसा आ रहा है, प्लस कोई बोरोइंग और पैसा उधार लेके अपन लेके आ रहे हैं, तो वो रिसिप्ट तो हो रही है, लेकिन किस नेचर की है, कैपिटल की, मतलब इनके बदले कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये आ गई चौथे में। फिर इनसे अगेंस्ट कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर जितना भी किया अपन ने, कोई एसेट को परचेज किया और इस तरह के खर्चे। ओके, इसके अलावा कुछ ये यहाँ तक हो गए ख़त्म। ओके, 4 पॉइंट थे, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इससे निकल के आ गया रेवेन्यू डेफिसिट, फिर कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब अगर आपको टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, तो सिंपली देख लीजिए क्या करना है आपको। टोटल एक्सपेंडिचर के लिए क्या लिखा है, दो कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लस 2 के साथ और क्या जोड़ा है, 5 कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके इज इक्वल टू 7A प्लस 7B। टोटल एक्सपेंडिचर में इधर इन्होंने लिख दिया प्लान और नॉन प्लान, चाहे तो कैपिटल और रेवेन्यू लिखो, चाहे आप क्या लिखो, प्लान प्लस नॉन प्लान, दोनों बराबर ही तो होंगे, जी हाँ बराबर होंगे। तो ये क्या आ गया अपना टोटल एक्सपेंडिचर। ये वैसे कोई बताने लायक बात नहीं है, सिंपल सी, टोटल मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल। अब बताने लायक बात है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। कौन सा डेफिसिट, फिस्कल, एक मतलब बताइए फिस्कल का मतलब क्या होता है। फिस्कल का मतलब होता है बजट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब देख लीजिए, सेवंथ नंबर पे क्या है, रेड ज़्यादा हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर लेस, माइनस करना है, वन पे क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। एक तरफ तो टोटल खर्चा लिख दिया, लेस कर दिया रेवेन्यू रिसिप्ट, फिर लेस और करना है क्या, 4A एंड 4B। 4A पे क्या है, 4 वाला पॉइंट है कैपिटल रिसिप्ट का, उसमें भी सारी नहीं लेनी, उसमें A पे कौन सा है, रिकवरी ऑफ लोन, B में है कौन सा, अदर रिसिप्ट, C में कौन सा है, बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स आपको शामिल नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा, ये बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी मतलब जो पैसा डेट के रूप में ले रहे हो वो शामिल नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना अभी मैं बताता हूँ। ये लेस कर दिया, ये आपका आ गया क्या, फिस्कल डेफिसिट। इज इट ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो है मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू और कैपिटल, टोटल 1200 रुपये का। इधर मैं मेरी लिखता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट 300, इधर मैं लिखता हूँ कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें पहली ए कौन सी थी, रिकवरी ऑफ लोन्स, बी कौन सी थी, अदर रिकवरीज और अदर पैसा जो भी है, ठीक है। ये है मेरी रिकवरी ऑफ लोन, मान लीजिए 600 की, ये है मेरी 100 की, ठीक है। या थोड़ा सा फिगर को थोड़ा सही कर देते हैं, ये है 400 की और ये है 200 की। ओके,
डेप्ट या मैंने लोन लिए, लोन कितने का लूँगा बताओ मैं, तो देख लीजिए मेरा ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस कितना है, 1200 रुपये का टोटल एक्सपेंसेस है। मेरी रिसिप्ट कितनी है बताओ, रिसिप्ट है मेरी 300 प्लस 400 700 और 200 900। मुझे डेफिसिट कितने का है, 300 का डेफिसिट है, तो मैंने डेट और लोन ले लिया कितने का, 300 का, ठीक है, ताकि मेरा ये 300 रुपये का फाइनेंस हो जाए। अब मुझे अगर निकालना है क्या, फिस्कल डेफिसिट, क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट। तो अगर मैं सिंपली फिस्कल डेफिसिट निकालते वक्त टोटल एक्सपेंडिचर जो है 1200 और टोटल रिसिप्ट जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल टोटल ले लूँ, रेवेन्यू है 300, ये रही 300 और कैपिटल 400 200 600 और 300 900। अगर मैं 900 लूँगा तो ये 1200 मैच हो जाएगा, डेफिसिट जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि इस कैपिटल रिसिप्ट के अंदर तो ये लोन भी शामिल है, जो लोन मैंने लिया ही क्यों था, डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ ए और बी लेंगे, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिकवरी। जो नया लोन की जो रिसिप्ट हुई है उसको अपन यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप कैपिटल रिसिप्ट लिख रहे हो सिर्फ ये ए और बी वाली लिखोगे, 200 प्लस 400 यानी 600, टोटल हो गया 900, 1200 में से 900 गया, तो मेरा फिस्कल डेफिसिट आ गया कितना, 300 रुपये का। ओके, ठीक है, ये हो गया अपना क्या, फिस्कल डेफिसिट। अगला आता है प्राइमरी डेफिसिट। भूलोगे नहीं फिस्कल डेफिसिट, सिंपल कुछ नहीं याद रखना, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ध्यान रखिएगा टोटल रिसिप्ट के अंदर कैपिटल रेवेन्यू दोनों लेनी है, लेकिन जो नए डेप्ट लिए, नया पैसा लोन लिया, वो वाला शामिल मत कर देना, ठीक है। ओके, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो जो 8 नंबर है, मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दीजिए 2A। 2A क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा अपना प्राइमरी डेफिसिट। क्या दिखाता है प्राइमरी डेफिसिट, समझ लेते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है, आइए जरा, नाम से ही पता चल रहा है प्राइमरी डेफिसिट का मतलब प्राथमिक तरह का घाटा, मतलब जो मूल घाटा है अपना। जैसे अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही अगर अपन देखें, ठीक है, थोड़ा सा मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना। हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट लिख रहा हूँ, 300 रुपये, कैपिटल रिसिप्ट ए वाली 100, बी वाली 200, सी वाली 300। ओके, इधर मैं लिख रहा हूँ क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें ए में मैंने लिखा इंटरेस्ट पेमेंट 200, बी में लिखा अदर्स 100, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैं सीधा लिख देता हूँ 800 रुपये, ठीक है। टोटल कर दीजिए इधर, 300 प्लस 200 कितने हो गए, सॉरी ये 800 नहीं होगा, 300 400 600 900 और ये भी 900, दोनों मैच कर गए। मैच इसलिए कर गए क्योंकि ये सी वाले पॉइंट में क्या था, जो नए डेट लिए हैं वो सारे हैं, ठीक है, डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। पहला प्रश्न है अपना, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो, फिस्कल डेफिसिट। कैसे करोगे, टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू,
रेवेन्यू नहीं लिख के मैं शब्द यूज करूँगा, टोटल रिसिप्ट, किसको छोड़ते हुए, इस सी वाले को छोड़ते हुए। टोटल एक्सपेंडिचर तो मेरा है कितना, 900 रुपये का। टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू जोड़ दो 300, प्लस ये 100 जोड़ दो, प्लस ये 200 जोड़ दो, टोटल कितना हो गया ये 300, 300 प्लस 600, और डेफिसिट आ गया अपना कितने का, 300 का डेफिसिट आ गया, जिसके लिए मैं 300 का लोन लिया था। अब अगर मुझे प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, क्या निकालना है, प्राइमरी डेफिसिट, मतलब भाई जो 300 का घाटा है उस 300 में भी मेन अपने यहाँ इंडिया के अंदर जो खर्चे हो रहे हैं उनका घाटा कितना है। ब्याज हटाओ, ब्याज जो बाहर दे रहे हैं वो तो घाटे का कारण है ही, इंडिया के अंदर जो खर्चा कर रहे हैं वो वाला मेन घाटा कितना है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, प्राइमरी घाटा। तो टोटल फिस्कल डेफिसिट कितना है, 300, लेस कर दो इंटरेस्ट का खर्चा, जो इंटरेस्ट का खर्चा हो रहा है वो कितने का, 200 का, तो पीछे बचा 100 का। तो ये मेरा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। मतलब हम कह सकते हैं भाई 100 रुपये का घाटा जो है वो प्राइमरीली इंडिया के अंदर सरकार एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है, उस वजह से ये 100 का घाटा है। टोटल तो 300 का घाटा है, लेकिन उसमें 200 तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बाहर ब्याज के रूप में पे कर रहे हैं। ओके, बात समझ आई, फिस्कल और रेवेन्यू और प्राइमरी और सब चीज़ें समझ आ गई। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना है ना, अगर आप रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंसेस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट करोगे तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, ओके। एक है नॉन डेट रिसिप्ट। नॉन डेट का मतलब बिना डेप्ट वाली रिसिप्ट। कैसे निकालोगे, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, एक नंबर पे रेवेन्यू रिसिप्ट ले लो, ये जो छठा पॉइंट है मैं उसको कैलकुलेट करना बता रहा हूँ आपको। जो सिक्स्थ है नॉन डेट रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट ले ली एक नंबर पे, प्लस इन्होंने 4A कौन सा, ये रिकवरी ऑफ लोन ले लिया, प्लस ये 4B ले लिया। इसकी टोटल जो है नॉन डेट, डेट के अलावा जो रिसिप्ट है वो सारी आ गई। ये तो डेप्ट है वो है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से फॉर्मूला दिया गया है फिस्कल डेफिसिट का, आप देख लीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ध्यान रखिएगा। ओके, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको टोटल डेफिसिट निकालना है तो जितना अपन ने टोटल लोन लिया है वही तो अपना घाटा है। सिंपल सी बात है भाई, आज जितना मेरा घाटा है उतने का मैंने लोन लिया होगा, तो इस सिंपली टोटल लोन का सम कर दीजिए। प्राइमरी डेफिसिट, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, और ये देख लीजिए आप पढ़ा रखा है मैंने, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट लायबिलिटी, है ना। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है तो देख लेते हैं हम भी, वैसे तो मैंने बताया था फिस्कल क्या होता है। तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी शुड बी यूज्ड टू स्टेबलाइज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू द चेंजेस इन इट्स एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। द गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज आउटपुट एंड इनकम एंड सीक टू स्टेबलाइज द ups and down in economy. In this process, fiscal policy creates surplus when total receipt expend and deficit budget. आइए जरा समझिए क्या होता है फिस्कल पॉलिसी, क्या होती है। मैंने बताया था गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को। कब, जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अर्थव्यवस्था ऊपर जाती है नीचे जाती है, उस टाइम पे। कैसे, तो वो अपनी पॉलिसीज़ के जरिए, जैसे अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स आया है, बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है, तो वो अपने टैक्स की रेट्स क्या कर सकती है, इंक्रीज़ कर सकती है, और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मार्केट से खींच सकती है। बहुत ज़्यादा डाउन आ गया तो टैक्स की रेट्स को गवर्नमेंट क्या करेगी,
कम करेगी, प्लस गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करेगी, आर्टिफिशियली लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि क्या डिमांड क्रिएट हो मार्केट के अंदर, और इस तरीके से हम इकोनॉमी के अंदर वापस से क्या क्रिएट करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे। हमने याद हो तो नेशनल इनकम के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, याद आया। पर्सनल इनकम जो व्यक्तियों के पास रहती है उसमें से टैक्स घटा दो तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यही तो वो इनकम है जो एक व्यक्ति क्या करता है, खर्च करता है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब डिस्पोज ऑफ करता है। तो अगर सरकार क्या करे, टैक्स की रेट को क्या कर दे, कम कर दे, तो उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आज मान लो मैं 10 लाख रुपए सालाना कमाता हूँ, ठीक है, और उस पर 1 लाख रुपए का मेरा टैक्स चला जाता है। अगर ये 1 लाख की बजाय 50,000 का ही हो जाए तो एनुअली मैं अकेला क्या करूँगा, 50,000 का एक्स्ट्रा खर्चा करूँगा कि नहीं करूँगा, तो मेरी नेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट के ये जो मेजर्स होते हैं ये क्या कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियली पैसों को क्या करती है, मार्केट के अंदर इंजेक्ट या उनसे विड्रॉ करती है। इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, ओके। चलिए, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये तो मैंने बताया था। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके किस तरीके से मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा सकती है, डिमांड क्रिएट कर सकती है, हमने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब एक दो चीज़ें और बचती है तो उनको हम लोग डिस्कस करके चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, इस चैप्टर को। एक ये ध्यान रखिएगा, ये एक एक्ट है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था, शॉर्ट नाम है FRBMA, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ध्यान दीजिएगा, देखिए डेट का इफेक्ट क्या होता है। अगर गवर्नमेंट आज डेफिसिट बजट चला रही है, डेफिसिट बजट का मतलब घाटे का बजट लेके आ रही है, रिसिप्ट कम है, खर्चे ज़्यादा है, और पैसा कहाँ से ला रही है, डेट ला रही है, मतलब लोन लेके उसको फाइनेंस कर रही है। इसका क्या अच्छा प्रभाव है या बुरा प्रभाव है, तो जाहिर सी बात है पहली चीज़ दिमाग में आती है कि भाई लोन है तो बुरा ही होगा। वो लोन सरकार के ऊपर है, मतलब भारत के हर नागरिक के ऊपर है। लेकिन क्या वो लोन आज चुकाना है, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद चुकाना है, बाद में चुकाना है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर आज कर्जा तैयार कर रहे हैं। मतलब आज की सरकार की नाकामी की वजह से जो अपनी आने वाली जनरेशन है वो डेट लेके ही पैदा हो रही है, उनके ऊपर फिक्स है, इतना बर्डन तो है ही है भाई। इफेक्टिवली पैसा तो उनको ही देना पड़ेगा, जैसे जैसे तब रेट टैक्स की बढ़ाएंगे, चाहे जैसे करेगी सरकार, वसूलेगी तो उनसे सरकार खुद तो कुछ कर नहीं सकती भाई। कोई प्रधानमंत्री जो हो गए उस टाइम के, वो तो कोई अपनी जेब से तो देंगे नहीं, मतलब वहाँ के उस टाइम के लोगों से लिए जाएंगे उस डेट को पूरा करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, ये जो डेट होता है ये किसके ऊपर बर्डन होता है, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। तो सरकारें जो है वो अनकंट्रोल्ड तरीके से खर्चे ना करें। ऐसा नहीं कि भाई GDP जो है उसका 10% तो डेट, अपन डेफिसिट में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, या यूँ समझ लीजिए 1 लाख की रिसिप्ट है और अपन सीधा 2 लाख का खर्चा कर रहे हैं, मतलब डबल 1 लाख का डेफिसिट है, इतना हम बाहर से लोन लेके चला रहे हैं, दुनिया भर से हर साल चला रहे हैं। तो ये लोन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, इसीलिए गवर्नमेंट के लिए एक एक्ट लेके आया गया कि उसके अंदर लिमिटें तय कर दी कि भाई आप जो है वो 2% से ज़्यादा डेफिसिट नहीं होना चाहिए, GDP का अधिकतम कितना डेफिसिट होना चाहिए, घाटा 2%। फिर उस 2% को भी आप कैसे कम करोगे, टाइम मैनर में, अगले 3 साल में। अगर इस साल का घाटा है तो अगले 3 साल में उसको क्या करना है, आपको ख़त्म करना है। प्लस कुछ उसको स्टेटमेंट, जो बजट रखा जाता है, जब क्या रखा जाता है, बजट रखा जाता है, तो गवर्नमेंट को उसको फ्यूचर प्लान भी बताने पड़ते हैं, अपने GDP की ग्रोथ भी बतानी पड़ती है कि भाई आप जो घाटा दिखा रहे हो बजट में, इस घाटे की पूर्ति कैसे करोगे। तो उसके लिए कुछ ये स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट उसको साथ में रखने पड़ते हैं सरकार को। तो ये जो एक्ट है जो ये बाध्य करता है, उसका नाम है क्या, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फिस्कल यानी बजट से जुड़ी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, और बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ओके, अब इसके अंदर 3 जो है कागज रखे जाते हैं। जैसे इसकी मेन प्रोविज़न मैं बता देता हूँ आपको जो अपने लिए काम के हैं। देखिए,
इट मैंडेट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट नॉट मोर देन 3% ऑफ जीडीपी। अधिकतम कितना हो सकता है फिजिकल डेफिसिट? जीडीपी का 3%। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है हमें जानते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग डेट। एंड टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट बाय 31 मार्च 2009। ये जब आया उस टाइम कहा रेवेन्यू डेफिसिट जो है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस, मैंने कहा सबसे खतरनाक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्यों? मान लो रेवेन्यू रिसिप्ट है 300 की और रेवेन्यू एक्सपेंसेस है 500 का, मतलब 200 रुपये का अपन डेट लेके लोन लेके खर्चा चुका रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? रेवेन्यू खर्च, जिससे कोई असेट भी जनरेट नहीं हो रही है, लेकिन लाइबिलिटी एक तरफ अपन लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब जो आय और व्यय रेवेन्यू नेचर की है वो तो चलनी चाहिए। मतलब यूँ कह लीजिए आप भाई पैसे उधार ले लेके अगर कपड़े खरीद रहे हो, शौक मस्ती में उड़ा रहे हो, तो वो तो दिक्कत वाली बात ही होगी ना। अगर लोन लेके आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर में पैसा आएगा। ओके, आगे देखिए, इट रिक्वायर रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट बाय 0.3% ऑफ जीडीपी ईच ईयर। हर साल आपको क्या करना है? 0.3% ऑफ जीडीपी से अपने फिजिकल डेफिसिट को कम करना है और रेवेन्यू डेफिसिट को 0.5% से। ओके, मेन प्रोविजन समझ आ गए, वापस से बता देता हूँ। एक्ट का नाम है FRBMA, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। मेन प्रोविजन क्या है भाई? 2009 तक तो रेवेन्यू डेफिसिट खत्म करना था। फिजिकल डेफिसिट अधिकतम कितना हो सकता है? 3% ऑफ जीडीपी, प्लस हर साल के लिए टारगेट रखा फिजिकल डेफिसिट के लिए तो 0.3% से कम करना, रेवेन्यू डेफिसिट के लिए 0.5% से कम करना। इसके साथ ही 3 डॉक्यूमेंट है जिनके नाम भी आपको याद रखने हैं, मैं बता देता हूँ क्या है वो डॉक्यूमेंट के नाम। ये 3 डॉक्यूमेंट बजट के अंदर साथ में रखे जाते हैं। पहला होता है मीडियम टर्म फिजिकल फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। मीडियम टर्म का मतलब आने वाले 2-3 साल के लिए। क्या नाम है इसका? मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। याद रखना, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट जो क्या करता है? सेट 3 ईयर रोलिंग टारगेट फॉर स्पेसिफिक फिजिकल इंडिकेटर्स, जो अगले 3 साल के लिए टारगेट रखता है कि भाई अगर आपका डेफिसिट आ रहा है, घाटा, तो ये स्टेटमेंट बताएगा कि अगले 3 साल में हम इस कैसे घाटे को ख़त्म करेंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी जो सेट करता है प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट इन फिजिकल एरियाज, कि भाई टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या क्या चेंज लेके आ रहे हो, क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या आपका विजन है, किस तरीके से देश को आगे चलाओगे। और तीसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो क्या करता है? जीडीपी की ग्रोथ रेट को एसेस करता है और बताता है किस तरीके से जीडीपी आगे बढ़ेगी। ओके, ठीक है, चलिए अब लास्ट चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे बतानी है। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? एक छोटी सी डेफिनेशन दे रखी थी मेरिट गुड्स की। तो सिंपली मेरिट गुड्स का मतलब समझिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज द गवर्नमेंट फील दैट पीपल विल अंडर कंज्यूम विच माइट बी सब्सिडाइज्ड और प्रोवाइडेड फ्री एट द पॉइंट ऑफ यूज। बोथ स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड merit goods. With the merit goods, individual may not act in their own interest because of imperfect information. That is, they do not fully understand the private benefit of their consumption. And information failure is the main important aspect of merit goods. Simply देखिए merit goods क्या है? ऐसे goods जिनको कंज्यूमर पूरी तरह समझ नहीं पाता है उनके फायदे को। वो होते तो फ्री है, सरकार की तरफ से फ्री मिलते हैं, लेकिन कंज्यूमर उनके फायदे को समझ नहीं पाता, अंडर एस्टिमेट कर लेता है, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और उनको फुल फ्री गुड्स को वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर कंज्यूम यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है,
जैसे एक प्राइवेट गुड्स लेता है तो वो पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है, उसके लिए पैसा देता है, मेहनत करता है और उसको पूरी संतुष्टि मिलती है। वही सेम चीज़ जब उसको फ्री में मिल रही है एज ए पब्लिक गुड, लेकिन वो उसको पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट करता है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, इस कारण सर कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। मैं एग्जांपल लूँ, आप प्राइवेट स्कूल में जाते हो, फीस भरते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलता है पूरा कि हाँ भाई प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। सरकार ने मॉडल स्कूल खोली, बहुत अच्छी शानदार, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, इंग्लिश मीडियम की अच्छे अच्छे स्कूल हैं, गवर्नमेंट ने खोल रखी है, सरकार ये फ्री में सेवाएं दे रही है, लेकिन लोग इन सेवाओं को पूरी तरीके से क्या नहीं कर रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना फ़ायदा उनको समझ नहीं आ रहा है कि अच्छा ये चीज़ इतनी अच्छी है, इसका हमारी जनरेशन पे इतना फ़र्क पड़ेगा, इतनी हमारी पीढ़ियाँ सुधर सकती है, लेकिन लोग फिर भी बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाते या बिल्कुल स्कूल भेजते ही नहीं है। ये कैसे गुड्स कहलाते हैं? मेरिट गुड्स, मतलब ऐसे गुड्स जिनको कंज्यूमर क्या करता है, अंडर वैल्यू करता है। क्या करता है? अंडर वैल्यू, उनकी वैल्यू को पूरी तरह समझ नहीं पाता और अंडर कंज्यूम करता है, मतलब पूरी तरह से उनका उपभोग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। उनको पता नहीं है कि अगर हमारे बच्चे आज स्कूल जाएंगे तो आज से 20 साल बाद वो पढ़ेंगे, कुछ काम करेंगे, कुछ फ़ायदा मिलेगा, ओवरऑल हमारा ही फ़ायदा होगा। इन चीज़ों को वो आज समझ नहीं पाते, इस कारण, ठीक है, दे डू नॉट फुली अंडरस्टैंड द प्राइवेट बेनिफिट ऑफ देयर कंजम्पशन। उन्हें ये नहीं पता है कि अगर आज इस सेवाओं को हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें कितना निजी तौर पे फ़ायदा होगा। उन्हें यही लगता है कि इससे तो कुछ सरकार को फ़ायदा होता होगा, इसीलिए वो ज़बरदस्ती स्कूलों में बुला रहे हैं। और गाँव में यही मेंटलिटी चलती है। अगर आप देखोगे कोई गरीब है, कोई एकदम बिल्कुल पिछड़े हुए है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके अगर बच्चों को आप कहोगे स्कूल में पढ़ने के लिए तो भी वो नहीं भेजेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन फेलियर इज द मेन एस्पेक्ट, ठीक है। अनलाइक प्योर पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स कैन बी राइवल, एक्सक्लूडेबल एंड रिजेक्टेबल। पब्लिक गुड्स में हमने कहा था वो रिजेक्टेबल नहीं होते, एक्सक्लूडेबल नहीं होते, मतलब पब्लिक गुड्स सबके लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे को एक्सक्लूड कर सको, जैसे मैंने कहा डिफेंस सर्विसेज सबको मिलती है, ऐसा नहीं कि आप किसी को रोक सको, ठीक है। नेक्स्ट, कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स इज ऑफ्टन आर्ग्यूड टू जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज where the social benefit from consumption exceed the private benefit। अभी एक शब्द आया एक्सटर्नलिटीज, क्या होता है एक्सटर्नलिटीज का? इसको हिंदी में कहते हैं बाहरी तत्व या बाहरी कारक। समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है जब आप कोई काम करते हो उसका प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ रहा है, आपके काम का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ रहा है। जैसे आपने फैक्ट्री लगाई, उसमें से प्रदूषण निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, इसका इम्पैक्ट समाज को पड़ रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, आसपास नदी है वो गंदी हो रही है, तो ये क्या है? बाहरी तत्व जो उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे ही कंजम्पशन करते हो आप मेरिट गुड्स का, तो इसका क्या जनरेट होता है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, मतलब ओवरऑल समाज को, सोसाइटी को, देश को, सबको फायदा होता है। जब कोई बच्चा पढ़ेगा या सरकार ने कोई हेल्थ केयर सर्विसेज दी, सबका इंश्योरेंस किया, चिरंजीवी स्कीम या फिर आयुष्मान भारत स्कीम, लोग फिर भी इनसे इतना फ़ायदा नहीं ले पाते, जबकि इनकी क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, मतलब सबको, बाहरी कारकों को, फैमिली को, सबको फ़ायदा होता है, उनसे सोशल बेनिफिट मिलता है। ओके, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, एजुकेशन हो गई, नर्सरी की फ्री, पब्लिक लाइब्रेरी, म्यूजियम, फ्री स्कूल, मिड डे मील और इस तरह की चीज़ों, ठीक है। ओके, अब एक लास्ट चीज़ बचती है, ये जीएसटी, और ये चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वैसे ख़त्म हो गया है और कुछ नहीं बचा है। जीएसटी तो मैं बाद में कवर करवा दूंगा, कुछ नहीं है। एक शब्द आता है और कुछ नहीं, ये मैं बता देता हूँ, मार्केट फेलियर। चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत ज़्यादा हो गया।